हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हिंदी पढ़ी थी, इंग्लिश नहीं पढ़ा था। ठीक है। So when I was approached by Dr. Lakshman Prasad कि आप और सवाल जो होते हैं, सवाल कभी स्टूपिड नहीं होते, आंसर उनके स्टूपिड हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग सवाल पूछें, हिचकिचाए नहीं सवाल पूछें, ठीक है। और मैं थोड़ा बहुत आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताऊंगा। आप सब लोग सोलर एनर्जी के बारे में सुनते हैं आजकल रेडियो में भी प्रोग्राम आते हैं, टीवी में भी प्रोग्राम आते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी कभी कभी आर्टिकल्स आ ही जाते हैं। और एक क्यूरियोसिटी भी आती है कि हम लोग सोचते हैं कि क्या ये हमारी सारी जो एनर्जी प्रॉब्लम है इसको क्या सॉल्व कर लेगा। इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। और जब इस तरीके की बातें आती हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा क्या है, कि ऐसा क्यों है, क्या है, किस लिए हम ये सब चीज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको करीब 200 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी। आप थोड़ा सा 200 साल पहले की लाइफ को इमेजिन करिए, या बहुत पीछे जाएं। अगर आप देखें ना, ह्यूमन लाइफ, जो एक आदमी की जिंदगी को अगर आप 100 साल माने तो 100 साल में लगभग 3 जनरेशंस आ जाती हैं। ओके, दादा, फिर माता पिता, फिर बच्चे, ये 3 जनरेशन आ जाती हैं। और वास्को डी गामा हिंदुस्तान में कब आया था, कोई बताएगा? 1498 में। ओके, और कहां से आया? यूनान से, यूरोप से आया, सी रूट के थ्रू आया। उसने एक सी रूट ढूंढा, और तो वो समुद्र से आया और समुद्री जहाज से आया। तो वो जहाज कैसे चल रहा था? क्या कौन सी ऊर्जा यूज की उसने? विंड एनर्जी यूज किया। आज की तरह डीजल तो यूज नहीं किया ना। तो जो ये सिचुएशन है, आप देखिए करीब 200 साल पहले तक हम लोग पूरे तौर पे ये जो नेचुरल एनर्जी के सोर्सेस थे, इन्हीं पे डिपेंडेंट थे। सडनली 200 साल में ऐसा चेंज आ गया कि आज हम लोग ये जो सोर्सेज हैं हमारे, कोल, ऑयल और गैस, इनके बिना हम सोचते हैं कि हम शायद रह नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि बिजली जल रही है, ओके, बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, कार चल रही है, मोटर चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और इन सब के लिए ऊर्जा की जरूरत है। और ऊर्जा कहाँ से आ रही है? या तो कोल से आ रही है, या ऑयल से आ रही है, या गैस से आ रही है, ठीक है। और सारा चीज स्टार्ट हुआ, आप एक तरीके से ये सोचिए, जब जेम्स वाट ने ये कहा कि भाई भाप में शक्ति हो, तो एक कंबस्शन इंजन हुआ। तो हमको क्या किया, शुरू में हमने बायोमास को जलाना स्टार्ट किया, और बाद में हमने कहा कि भाई ये कोयला तो सस्ता पड़ रहा है जो जमीन के अंदर से है, तो इसको निकालो। रुडोल्फ डीजल ने इंटरनल कंबस्शन इंजन को उसकी खोज की, या उसको बनाया, इन्वेंशन किया उसका। जब उसने उसको बनाया तो एट दैट टाइम जो पहला इंटरनल कंबस्शन इंजन उसने बनाया, तो उसने उसको उस डीजल को यूज नहीं किया जो हम आज कर रहे हैं। उसने यूज किया वेजिटेबल ऑयल को, ठीक, जो वनस्पति तेल होता है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसको यूज किया। लेकिन फिर हमने देखा कि जो ऑयल, क्रूड ऑयल जमीन से निकल रहा है, ये तो सस्ता पड़ रहा है, तो हमने इन सब का दोहन करना स्टार्ट कर दिया। और वो करते करते हम ये चीज भूल गए कि भाई ये क्या है। ये जो सब चीजें हैं, ये एक खजाना है कहीं जमीन के अंदर दबा पड़ा हुआ है, और इस खजाने को हम लोगों ने निकालना शुरू किया। और जब इस खजाने को हमने निकालना शुरू किया तो धीरे धीरे ये स्टेज आई कि ये खजाना हर जगह तो है नहीं। इसमें कुछ, ये खजाने में कुछ लोग तो रिच हैं और कुछ लोग जो है बिल्कुल पुअर हैं।
तो क्या हुआ, रिच लोगों ने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं भाई हम डिसाइड करेंगे कि ये कैसे रहे। 1973 में पहली बार इसका पिच हुआ, दुनिया ने को अचानक ये महसूस हुआ जब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ओपेक जिसे हम लोग कहते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सडनली हम जो क्रूड ऑयल की कीमत है उसको डबल कर देते हैं। तो अगर अचानक किसी चीज की जिसकी कि आपको रोज रोज जरूरत पड़ रही है उसकी कीमत डबल कर दी जाए तो क्या होगा, आपकी पूरी इकोनॉमी जो है वो इफेक्टेड हो जाएगी, होगी नहीं? जैसे घर में है, हम रोज आटा दाल चावल लेके आते हैं और सडनली अगर सबकी कीमत डबल हो जाए तो घर में क्या होगा, एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो वही सिचुएशन है। तो तब हमने ये सोचा कि भाई कुछ किया जाए, एंड डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद वहीं से हैं, परहैप्स उसी जनरेशन के हैं, तो वहाँ एक डिवीजन बना दिया कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करो। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना शुरू किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने कुछ काम करना शुरू किया, फिर एक डिपार्टमेंट बना, फिर एक मिनिस्ट्री बन गई, ठीक है। तो वहाँ से ये सब चीज शुरू हुई और हमने रिन्यूएबल एनर्जी के नए नए साधनों को ढूंढने की कोशिश की। तो हमारा चैलेंज क्या हुआ, थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जो पेट्रोल है, ये जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, या जो कोयला है, या जो गैस है, इसका जेनेसिस कहां से है, कैसे बने ये? तो कोई बताएगा आप में से? हाँ बताओ बेटा, जरा जोर से बोलो। जीवाश्म से बने, ठीक है। और जीवाश्म से कैसे बने? और वो पृथ्वी में उष्मा थी, अंदर गर्मी उष्मा थी काफी, उससे जीवाश्म होता है। वेरी गुड, ताली पीटेंगे आप इनके लिए। तो आप देखिए ये जो सारी प्रोसेस थी ये आपकी करीब मिलियन ईयर की प्रोसेस है। ये जो जमीन के अंदर दबी हुई चीजें थी, इसको इस फॉर्म में आने में हजारों साल लग गए, ओके। और अब हमने क्या किया, वो जो सब जमीन के अंदर इकट्ठा हुआ हमने ढूंढना शुरू किया। हमारी ओएनजीसी ने जो ऑयल एंड नेचुरल गैस पहले कमीशन था, अब कॉर्पोरेशन हो गया है, उसने जो है ढूंढना शुरू किया भाई जमीन के अंदर कहाँ कहाँ गैस होती है। हमारी कोल इंडिया ने ढूंढना शुरू किया कोल कहाँ होता है, ठीक है। इसी तरीके से गैस अथॉरिटी ने कुछ ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि साहब देखिए उधर आसाम साइड में तेल मिल रहा है या बॉम्बे हाई में तेल मिल रहा है, ठीक है। और कोल इंडिया ने देखा झारखंड में, बिहार में, शिलोंग में वहां कोल मिल रहा है ना। ऐसे ही हमने गैस एचबीजे की लाइन खींची, तो हमने क्या किया, निकालना शुरू किया। तो हमको पता चला कि जमीन के अंदर है, हमने ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक। लेकिन ये जो वर्षों की पूंजी जमा थी, जब हम इसको बहुत ज्यादा निकालेंगे तो उसका असर क्या होगा कि वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएगा। बैंक में आपने एक पैसा रख दिया, रोज निकालते रहे, नया नहीं डाला तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो वही सिचुएशन थी। अब ये सिचुएशन आ गई है कि अब हम ये सोच रहे हैं कि अगले 100 साल 150 साल में क्या हमारी यही ऊर्जा, जिस तरीके से हम लोग आदी बन चुके हैं, ये क्या सस्टेन करेगी। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहली चीज क्या है कि जो ऊर्जा आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कोल ऑयल और गैस से आ रही है, वो 100 सवा 100 150 साल तक ज्यादा से ज्यादा चलेगी, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, एक तरीका तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हम ये जो 100-150 साल को ज्यादा से ज्यादा 200 साल कैसे कर दें। तो इसका जो हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करने का आपने शब्द सुना होगा, एनर्जी एफिशिएंसी, सुना है आपने, है ना, एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। आपको ध्यान होगा, आप तो छोटे बच्चे हो, आज की डेट पे कोई मोटरसाइकिल खरीदता है तो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, है ना। लेकिन हमारे जमाने में जब मोटरसाइकिल आती थी
जब हम लोग आपके बराबर थे या आपसे थोड़ा सा बड़े थे, जब हमने मोटरसाइकिल खरीदी तो मोटरसाइकिल में करीब 1 लीटर पेट्रोल से हम लोग करीब 30-35 किलोमीटर चलते थे। आज लगभग 85 किलोमीटर चलते थे। तो क्या किया हमने, एफिशिएंसी को बढ़ाया। आप पहले शुरू में जब हम लोग आपके बराबर थे तो हम लोग बल्ब यूज करते थे, ठीक है, अभी भी बहुत से लोग करते हैं क्योंकि 10 रुपए में मिल जाता है ना। लेकिन बल्ब करते हैं तो वो कितना बिजली खाता है, 100 वाट। अब हमने ये ट्यूबलाइट लगाई जो यहाँ पर लगी हुई है, ट्यूबलाइट ये जो सामने आप देख रहे हैं, तो ये ट्यूबलाइट लगी हुई है। ये ट्यूबलाइट, इसमें तो मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक चोक लगी हुई है, लेकिन जो नॉर्मली हम लोग घर में लगाते हैं ट्यूबलाइट, तो आपने देखा होगा वो फ्लिकर करती है, जलते समय एक फ्लिकर करती है ना, आपने देखा, एकदम से नहीं जलती, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं वैसे नहीं जलती, थोड़ा सा यूं जलती, फिर बुझती, फिर जलती है। तो उसमें जो चोक लगी होती है वो इंडक्टिव चोक होती है। अब हम लोग कहते हैं वो जो ट्यूबलाइट है वो कितने वाट की है, 40 वाट की, ओके। लेकिन एक्चुअल खर्च कितना करती है, 40 वाट नहीं करती है, वो एक्चुअल खर्च करती है 54 वाट, ओके। जो 14 वाट ज्यादा खर्च करती है, क्योंकि जो चोक है वो इंडक्टिव चोक है। इंडक्टिव चोक को समझते हैं, इंडक्शन जो प्रोसेस है वो एक पावर फैक्टर आता है, ठीक है, शायद 11th-12th में है मेरा जहाँ तक ख्याल है, कि जब आप इंडक्शन वो करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है, ओके। तो एक सिचुएशन इस तरीके की आती है, ये वोल्टेज का है, अब करंट आपका ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे यही होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, करंट यहां पर है, वोल्टेज यहां पर है, तो मल्टीप्लिकेशन नीचे हो जाएगा। अगर ये इसके साथ साथ ऐसे रहे तो ज्यादा होगा, है नहीं, तो ये नुकसान होता है। तो इसलिए आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक चोक लगाना शुरू किया। अब आप इसी को बदल दीजिए, इसकी जगह पे पतली वो ले आइए, जो आपकी ट्यूब है, स्लिम ट्यूब का आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे फिलिप्स में, तो वो यूज करना शुरू किया आपने। तो इस तरीके से आपने क्या किया, बिजली का वो 40 की जगह पे 36 वाट लेती है, तो 4 वाट आपने बचा लिए, ठीक है। उसके बाद आप CFL पे आए, CFL से आज हम LED लाइट की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए वाट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लाइट। जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं आपको और जिसको मैं आगे कवर करूंगा, कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप ट्यूबलाइट लगाते हो या बल्ब लगाते हो या CFL लगाते हो या LED लाइट लगाते हो, तो आप लाइट आपके लिए चीज होती है, ना कि बिजली, ओके। वो चीज आप 100 वाट में लेके आओ या 10 वाट में लेके आओ, ये आपको डिपेंड करेगा। तो आपने क्या किया, अगर आप LED लाइट पे आए तो वही 100 वाट घटा के आपने 20 वाट पे आपको वही रोशनी मिल गई, ओके। तो 80 वाट आपने बचा लिया। तो जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकला, कि आपने अपने जो कंफर्ट लेवल है ना, वो कंफर्ट लेवल को आपने लोअर नहीं किया, उतना ही रखा आपने अपना कंफर्ट लेवल, लेकिन आपने उसके लिए खर्च कम किया। तो अब ये जो एफिशिएंसी फैक्टर आया, इसकी वजह से क्या होगा, तो आपका ये जो कोयला, ऑयल और ये यूज हो रहा है, इसका टाइम थोड़ा सा, खर्च होने का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि हम नए सोर्सेज को ढूंढे। तो जब नए सोर्सेज की बात आई तो 2 नए सोर्स मेनली डिस्कस किए जाते हैं। एक किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरा किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये 2 चीजें हम लोग कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ कोर्स उसका अपना फायदे हैं, नुकसान है, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिन्यूएबल की बात करेंगे। रिन्यूएबल मीन्स जो बार बार अपने आप, एक बार खर्च की लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है, बढ़ते जा रही है ना। अब जैसे सूरज से, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। तो यहां से ये जो किरणें आ रही हैं ऐसे आती हैं,
और ये अर्थ पे पड़ती है। जब ये जमीन पे पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, सोलर का एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या है आपका, कि कहीं 200-300 या 2000 एंगस्ट्रॉम से कहीं 25,000 एंगस्ट्रॉम तक जा रहा है। एंगस्ट्रॉम को समझते हैं, 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। तो ये रेडिएशन आपका इस तरीके से कहीं आता है। तो जो हम लोग देखते हैं वो बेसिकली क्या देखते हैं, विजिबल वाला पार्ट देखते हैं, जो कहीं 3800 से स्टार्ट हो रहा है और रफली कहीं 7800 तक जा रहा है। सर अब इसी पार्ट को देखते हैं। इसके बाद का ये जो पार्ट है ये हमको दिखाई नहीं देता है, और इससे इधर वाला जो पार्ट है ये भी हमको ना तो दिखाई देता है, और हम चाहते हैं कि ये जितना कम हो उतना अच्छा हो। और ये जो बीच का पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है, विजिबल, जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके कोई क्या होता है, इसका स्पेक्ट्रम कोई बताएगा, कितने कलर होते हैं इसमें, 7 कलर होते हैं, विबग्योर, ओके। तो विबग्योर में मींस वायलेट से स्टार्ट हो रहा है और रेड पे जाकर खत्म हो रहा है। तो इससे नीचे का जो है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। और इससे जो ऊपर का है इंफ्रारेड, क्लियर। अभी जो अल्ट्रा वायलेट है, इसमें अगर आप एनर्जी के टर्म में, ये तो वेवलेंथ के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, एनर्जी के टर्म में मैं अगर बात करूं तो लोअर द वेवलेंथ हायर विल बी द एनर्जी, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट पार्ट जो है वो हम लोग अल्ट्रा वायलेट को हम लोग कट करते हैं, और ओजोन लेयर जो ऊपर है वो अल्ट्रा वायलेट को कट कर देती है, ठीक है। तो बहुत छन करके आती है। तो जो हमको मिलता है वो टोटल रेडिएशन का 9% जो है स्टिल फिर भी अल्ट्रा वायलेट आती है, ठीक है। 46% जो है वो 45% लगभग जो है वो हमारा ये वाला पार्ट है जो हमको दिखाई देता है, ठीक है। और 46% वाला पार्ट वो है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हम महसूस करते हैं, हीट, ठीक है। जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, आपने देखा होगा ना, रेड हॉट बोलते हैं हम लोग, लोहे को आप गर्म करते चले जाओ तो वो रेड हॉट हो जाता है। तो शुरू में जब गर्म होता है तो आप कुछ देखते हो, कुछ नहीं दिखाई देता, आप फील करते हो, थोड़ा सा दूर आपको गर्मी महसूस होती है। लेकिन अब जब आप उसे गर्म करते रहो, आप देखते होगे जो हमारा बाजार में लोहार काम करते हैं तो वो इतना गर्म कर देते हैं कि हमको लाल दिखाई देने लगता है। फिर थोड़ा सा और गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज होता जाता है, अल्टीमेटली वो ब्लू पे आ जाता है, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो हम रेड हॉट, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग महसूस करते हैं, हम देखते नहीं, हीट है लेकिन हम देख नहीं रहे, ठीक है। अब हमको इस सब को यूज करना है। ये हमारे पास आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है, एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ऊपर से आ रहा है एनर्जी के फॉर्म में, सीधे सीधे आ रहा है। इस एनर्जी को हमको यूज करना है। तो यूज करने के लिए हमको क्या करना, और यूज हमको किस काम में करना है, कि जिससे कि हमारी जो आज आदत पड़ गई है, बिजली बनानी है, ठीक है, गर्मी पैदा करनी है, जैसे बॉयलर में पानी गर्म करना है, या घर में नहाने के लिए पानी गर्म करना है, या खाना बनाना है, यही तो काम है। इसी में तो ऊर्जा खर्च होती है। या तो मैं फैक्ट्री चलाऊंगा जिसमें बिजली से होता है, या मैं बॉयलर लगाऊंगा, तो मुझको ये सब कुछ करना है। तो ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ मैं तरीके ढूंढता हूँ, ठीक है। अब तरीकों को ढूंढने के दो तरीके हो गए। अब मैंने दो चीज बताई, एक तो बिजली बनाना बताया, और दूसरा क्या बताया, गर्मी पे गर्म, मतलब हीटिंग, जो थर्मल एप्लीकेशन है, ठीक है। ये दो चीज हमको चाहिए। तो जब मैं बिजली की बात करता हूं तो वहां पर बिजली पैदा करने के दो तरीके हैं, सोलर से बिजली पैदा करने के। एक तरीका है जबकि जो सोलर रेडिएशन सीधे आ रहा है
एक डिवाइस जिसको मैं सोलर सेल कहता हूँ उसके ऊपर पड़ता है तो सीधे मेरे को बिजली मिल जाती है। ठीक है। दूसरा तरीका है, जब मैं गर्मी की बात करता हूँ तो मैं कलेक्टर की बात करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ सोलर के रेडिएशन को, इकट्ठा कर देता हूँ एक जगह पे। तो जब आप सोलर रेडिएशन को एक जगह पे इकट्ठा करोगे तो क्या होगा, वो गर्म होगा। ठीक है। वो जो गर्मी मैंने पैदा की उसको अगर मैं किसी लिक्विड में ट्रांसफर कर दूं तो वो जो लिक्विड भी गर्म हो जाएगा ना, और फिर उसको मैं यूज कर लूं। तो ये दो प्रिंसिपल है। तो एक चीज क्या आई, सोलर फोटोवोल्टाइक। ठीक है। जिससे कि मैं डायरेक्टली फोटोवोल्टाइक सिस्टम कह लूं, जिससे कि मैं सीधे बिजली बना रहा हूं। और दूसरा मेरा एप्लीकेशन है सोलर थर्मल, जहां से मैं हीट को इकट्ठा करके फिर जो भी मेरा एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन करूँ। ये दो चीजें हैं। ठीक है। मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है ये मेनली फोटोवोल्टाइक पे है, लेकिन मैं थोड़ा सा, सर मेरे को टाइम कितना है? अच्छा बताइए यहाँ पर। अब इसमें क्या हुआ, तो उसमें कितनी ऊर्जा मुझे इकट्ठी करनी है या कितनी इकट्ठा करना है वो डिपेंड करेगा मेरा उसका एरिया कितना ज्यादा है। ठीक है। अब एरिया दो तरीके का होता है। एक तो एरिया होता है सीधे लंबाई मल्टीप्लाइड बाय, अगर कोई स्क्वायर है या ओके, तो उसमें क्या है, लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई, लेंथ, दैट इज द एरिया। अब आप लोगों ने थोड़ा सा कभी कभी अगर आप लोग थोड़ा सा जनरल नॉलेज में ध्यान देते होंगे तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ से लखनऊ का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है। ठीक है। हम एक सीधा एरियल डिस्टेंस ले लें तो थोड़ा सा कम होगा। ए से बी का, ये ए है और ये बी है, इसका डिस्टेंस हम लोग कहते हैं मे बी x किलोमीटर है। लेकिन यही चीज जब हम समुद्र के में देखते हैं कि समुद्री जहाज जब चलता है तो मैं वहां पर माइल की बात नहीं करता हूँ, मील की बात नहीं करता हूँ, वहां पर मैं दूसरी यूनिट यूज करता हूँ। कोई बताएगा क्या यूनिट यूज? समुद्र में क्या होता है, समुद्र में लहरें होती है ना। तो लहरें कैसे चलती हैं, ऐसे ही तो जाती है लहरें। तो अगर जहाज को यहां से यहां जाना है तो जहाज इस लहरों के ऊपर से चलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, आएगा नहीं? क्यों? ये सीधा तो है ही नहीं। वो जब लहरें चल रही तो वो भी तो असर डालेंगी। तो इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा होगा नहीं? तो इसलिए मैं यूनिट माइल यूज नहीं करता हूं। ये जो एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, इसको मैं यूज करता हूं। तो मेरा एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से यहां, इससे माइल से कहीं ज्यादा हो। तो उस प्रिंसिपल को मैं यहां यूज करता हूं कि आपके पास एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ठीक है। तो स्मूथ सरफेस का एरिया तो सीधे सीधे लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई, ये हो गई। लेकिन अगर मैं उसको खुरदरा बना दूं तो क्या होगा, अब जो एरिया है वो बढ़ जाएगा मेरा। तो मेरा पहला काम क्या है कि मैं एक प्लेट को लूं, उसका सरफेस एरिया बढ़ाऊं। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि जब उसमें रेडिएशन पड़ेगा तो क्या होगा, अगर वो चमकदार सरफेस होगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। आप स्टील की थाली को रखो या कोई पीतल की वैसी थाली रखो जो थोड़ी सी पुरानी हो गई है, तो आप देखोगे कि क्योंकि पड़ते ही रेडिएशन एकदम से वापस हो गया। तो मेरा काम क्या होगा, जो हीट आ रही है वो एब्जॉर्ब हो। ठीक है। उसका एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्बिविटी है मुझे वो बढ़ानी है। तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको ब्लैक सरफेस, पता है ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो
तो मैंने उसको ब्लैक कर दिया हीट को उसने। आप देखिए सिंपल सी वेव जो प्रिंसिपल है, रेडिएशन का प्रिंसिपल है कि अगर वो हीट हुई है तो वही उतना ही एमिट भी करेगी, ठीक है। तो एमिशन होगा तो आपका अब लॉसेज होने स्टार्ट हुए। तो अब मेरा काम क्या है कि मैं उसको इकट्ठा करूं। अब इकट्ठा करने के लिए जो ये लॉस है मेरे को, ये लॉसेज जो है वो मिनिमाइज करने होंगे, ठीक है। माइंड में वर्ड जो है जीरो नहीं कह रहा हूं, अवॉइड करने होंगे। जो लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज करना होगा। अब मिनिमाइज करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब हीट लॉस कैसे कैसे होता है, कौन कौन से 3 रीजन तरीके हैं जिससे हीट लॉस होता है। कंडक्शन, कन्वक्शन एंड रेडिएशन, दीज आर द 3 प्रोसेस। तो मुझे इन तीनों लॉसेज को रोकना है। अब मेरा काम क्या है, इन तीनों लॉसेज को मैं रोकूं। तो मैं क्या करूंगा, अब कंडक्शन लॉस के बारे में पहले सोचो कि आपकी ये प्लेट है, अच्छा गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर होने से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई, मैंने ब्लैक सरफेस कर दिया तो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी बढ़ गई। अब मुझे उस पहले कंडक्शन, तो कंडक्शन अगर मैं इसको खुला रख के जमीन के ऊपर रख दूं ऐसे ही, तो कंडक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों में टच होना जरूरी है। तो नीचे जो जमीन है वो तो ठंडी है, तो हीट जो है वो जमीन की ओर जाना शुरू करेगी। तो मैं यहाँ पर अगर एक इंसुलेटर लगा दूं जो कि बैड कंडक्टर हो, कुचालक हो, तो क्या होगा, मेरा वो जो कंडक्शन लॉस है वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी साइड पे, नीचे की साइड पे यहां पर मैं ग्लास वूल या जो एक बैड कंडक्टर मटेरियल है वो लगा दिया मैंने यहां पर। तो मेरा कंडक्शन लॉस जो है वो मिनिमाइज हो गया। मतलब जहां भी कांटेक्ट हो रहा है सरफेस से, उसको मैंने इंसुलेट कर दिया, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, ये वाला जो लॉस है कंडक्शन लॉस मिनिमाइज हो गया। अब दूसरा लॉस क्या हो सकता है, कन्वेक्शन लॉस। कन्वेक्शन लॉस क्या है, कन्वेक्शन प्रोसेस है कि आप नीचे से हीट ले रहे हो, तो जो सरफेस यहाँ पर मान लिया कि वाटर है, से सपोज ये पॉट है और ये वाटर है, तो यहाँ से मैंने हीट दिया, तो जो यहाँ पर कंडक्शन के थ्रू जो पानी गर्म हो रहा है वो हल्का होगा और ऊपर को जाना शुरू करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, एक ये करंट बन जाएगी। ऐसा ही तो होता है कन्वेक्शन लॉस में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हवा है, ठीक है। अब हवा जो इसमें टच हुई मेरी प्लेट पे, गरम प्लेट पे, तो वो हवा गर्म हो जाएगी, तो वो बाहर वो निकलना शुरू हो। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने एक स्पेस यहाँ पर बनाया और यहाँ पर एक मैंने ग्लास लगा दिया, ठीक है। ग्लास आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट के लिए, सो दैट रेडिएशन इसके अंदर आ सके। तो अब इससे क्या होगा, जो ये हवा है ये यहाँ जाएगी, और आपको पता है कि ग्लास ऐसा चीज है बैड कंडक्टर, तो ये जो सरफेस है ये रिलेटिवली लेस हीटेड होगी। तो क्या होगा, ये यहाँ ठंडी होगी फिर वापस आएगी, तो अल्टीमेटली ये हीट जो है इसके अंदर इकट्ठी हो गई, ये गर्म हवा जो है इसके अंदर इकट्ठी हो गई। और ये मैंने ग्लास यूज किया है, तो ग्लास की एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशन या लोअर वेवलेंथ, बट ओपेक टू हायर वेवलेंथ। तो वो हीट को जो है बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने हीट को इसके अंदर ट्रैप कर दिया, ओके। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब मैंने एक ही कलेक्टर बना दिया, नाउ दिस इज ए कलेक्टर, ओके। अब ये जो चीज बनी, ये इसके अंदर जो ये हीट इकट्ठी हो गई, ये किस प्रिंसिपल से हुई, कोई बताएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू क्रिएट ए ग्रीन हाउस हियर, ठीक है। आई यूज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उससे मैंने हीट को कलेक्ट कर लिया, एंड दैट्स व्हाई वी से इट कलेक्टर, ओके। अब मुझे क्या करना है, जो हीट मैंने यहाँ इकट्ठी कर दी, यहाँ टेम्परेचर तो आ गया, इस टेम्परेचर को उपयोग करना है, यूज करना है,
तो क्या मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? अगर मुझे हवा गर्म करनी है तो मुझे हवा फ्लो करानी पड़ेगी, मुझे पानी गर्म करना है तो पानी फ्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, छोटी छोटी ट्यूब्स बना देता हूँ जो कि इससे टच होती हैं इस तरीके से। ये अगर मैंने ट्यूब लगा के इसमें अगर मैंने पानी को फ्लो करवाया तो क्या होगा, ये ठंडा पानी यहां से गया, ये गर्म हुआ, ऊपर जाएगा। ओके, और इस तरीके से ये पानी जो है मुझे गर्म मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये गर्म पानी, और इस गर्म पानी को अगर मैं एक टैंक में इकट्ठा कर लूं और उस टैंक को इंसुलेट कर लूं तो क्या होगा, उस पानी को मैं थोड़ा दूर देर तक 10 घंटे 12 घंटे के बाद भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक टेम्परेचर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो सोलर थर्मल में एक जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, दूसरा यूज होता है हीट ट्रांसफर वाला। ठीक है, हीट ट्रांसफर के जितने प्रोसेस हैं वो सब यहाँ पर यूज हों। लेकिन इस तरीके से क्या होगा, मेरा जो टेम्परेचर है वो ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, 100 डिग्री, 110 आ जाएगा एट दी मोस्ट, 120 आ जाएगा। इससे ज्यादा तो टेम्परेचर नहीं जा सकता इस पूरी प्रोसेस में, मैं कुछ भी करूं। ठीक है, क्यों इतना कम आएगा कि आप देखिए जो सोलर रेडिएशन आ रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस पे सिर्फ एक किरण पड़ रही है, सूरज की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक किरण पड़ रही है। इसको मैं, अब मुझे अगर मान लिया कि टेम्परेचर बढ़ाना है, मेरा पर्पस एक ही जगह अगर मैं 2 सन डाल दूं तो उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा, 3 सन डाल दूं तो और बढ़ेगा, तो धीरे धीरे मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मैं फिर कंसंट्रेटर यूज कर लेता हूँ। सपोज मैं तो इस जगह पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे मल्टीपल सन आ गए तो क्या होगा, अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर करीब 300 से लेकर के 1000 डिग्री तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कितना बड़ा एरिया यूज कर रहा हूँ, कहाँ कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मेरा ये टेम्परेचर हो जाएगा तो मैं क्या जनरेट कर सकता हूँ, आई कैन जनरेट स्टीम। मैं स्टीम बना सकता हूँ, और जब मैं स्टीम बना लूंगा तो उस स्टीम से मैं टरबाइन भी चला सकता हूँ, तो मैं बिजली भी पैदा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटर। ठीक है, कंसंट्रेटर, और इसको मैं बोलता हूं फ्लैट प्लेट। आगे समझ में, तो लो टेम्परेचर पे अगर आपको काम करना है तो नॉर्मली आप कहाँ काम ये कर रहे हैं, फ्लैट प्लेट टेक्नोलॉजी पे। हाई टेम्परेचर पे काम करना है तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं। आप बिजली बना सकते हो, आप खाली पानी गर्म करके उसको बॉयलर में डाल सकते हो और बॉयलर से फिर बाद में चला के फिर बिजली बना सकते हो। आप प्रोसेस हीट के तौर पे यूज कर सकते हो, आप पानी डिस्टिल कर सकते हो, इवन रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग में भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एनी एप्लीकेशन इज पॉसिबल। ओके, हम लोग खाना बना सकते हैं यूजिंग सोलर कुकर। अब सोलर कुकर भी 2 तरीके के हो गए, एक बॉक्स टाइप हो गया जहां पर कि ये प्रिंसिपल यूज हो रहा है, और कंसंट्रेटेड टाइप हो गया जहां पर ये कुकर यूज हो रहा है कि अगर आप यहाँ पर रखोगे तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो 10-15 मिनट में आपका खाना बन सकता है। ठीक है, इनफैक्ट मैं 94 में एक बार चाइना गया था, तो मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, चाइना में वैसे वेजिटेरियन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने इस कंसंट्रेटर को यूज किया भुट्टे को बेक करने में, और इतना बढ़िया बेक होता था कि कुछ कहने नहीं। तो मैं एक पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि इट इज पॉसिबल, और ये आज के डेट में चल भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तक कोई सवाल अगर किसी के दिमाग में है तो पूछ ले, मैं फिर उसके बाद फोटोवोल्टाइक पे जा रहा हूँ। कोई सवाल नहीं? नहीं, 2 चीजें होती हैं सवाल नहीं होने की, या तो बहुत अच्छा बोला गया है या फिर बिल्कुल बेकार बोला गया है। हाँ बोलो बेटा। जो
आ रही है ना, वही चीज तो मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की थी। जो किरण आ रही है वो क्या है? वो ऊर्जा ही तो है, वो एनर्जी है ना। सोलर रेडिएशन जो आ रहा है इसकी अपनी एक एनर्जी है, जो कि उसका स्पेक्ट्रम है उसी, और वो सारे प्रिंसिपल यूज करोगे कितनी एनर्जी है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के अगेंस्ट कोई एनर्जी होगी। अब वो वेवलेंथ डिपेंड करती है उसकी, जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। जो वेवलेंथ आती है, मुझे पर्टिकुलर कौन सी वेवलेंथ मिल रही है या कितने वेवलेंथ की वो मिल रही है, वो डिपेंड करता है कि मेरा रेडिएशन कैसे आ रहा है। अगर सीधा रेडिएशन आ रहा है तो मुझे पूरा मिल जाएगा, लेकिन अगर बीच फील करते हो इस चीज को कि बड़ी अजीब तरीके की गर्मी हो रही है, बिल्कुल बॉडी हीट कर रही है, क्यों? स्कैटरिंग की वजह से आपकी लोअर वेवलेंथ जो है वो डोमिनेट हो जाती है, और लोअर वेवलेंथ डोमिनेट होने का मतलब है एनर्जी ज्यादा होना, मींस आपकी स्किन जो है उसको ज्यादा मींस जो रिन्यूएबल और जो हमारे कोल, ऑयल और गैस, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हमारे कोल, ऑयल और गैस हैं, ये इनडायरेक्ट है, मतलब आपको कुछ ना कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन करना जरूरी है एनर्जी, ठीक है? तो कौन मना कर रहा हो? करते ही है, इतने सालों से करते ही आ रहे हैं। वो तो जैसे अपने घर में छोटे लेवल पे हाँ। कम से कम एनर्जी प्राप्त करने के लिए जैसे गैस होती है सब, तो उसमें तो कोई मना नहीं कर रहा ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि वो चीज नहीं हो सकती। चीज ये है कि अगर आप लकड़ी यूज करते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप लकड़ी यूज करते हो तो पहली चीज है कि उसके जो हेल्थ हैजार्ड्स हैं और वो सब चीजें हैं, वो भी एक इशू है। एक जमाना था, देखिए मैं तो गाजियाबाद में 86 में आया था, सबसे पहले मैं गाजियाबाद 86 में आया था। आई वाज द प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूपी नेडा का मैं गाजियाबाद का प्रोजेक्ट ऑफिसर रहा हूँ 1986 में। तो अभी मैं मिस्टर चतुर्वेदी जो मुझको लेके आए थे, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था कि इस एरिया से जाने में हमें डर लगता था, और या तो जंगल होते थे या खेत होते थे। आज देखो कि सारे मकान खड़े हो गए, कहाँ गए जंगल? तो आपकी लकड़ी की जो समस्या है वो तो बढ़ ही रही है ना पहले के मुकाबले, तो आपको उसका भी तो सॉल्यूशन ढूंढना है। तो चीजें सब हैं, आप गैस भी यूज कर सकते हो, सब यूज कर सकते हो, लेकिन आपको अल्टरनेटिव, मैंने जहां से शुरू किया था कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जो सिचुएशन है, उसके लिए अगर आज से तैयारी नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोसेस है, भाई बिजली आज हर घर में लगभग नजर आती है, लेकिन मुझे याद है मैं जब क्लास 5th का स्टूडेंट था, दैट वाज द टाइम जब मेरे घर में बिजली आई थी। तो 1 से लेकर 5 तक की क्लास में तो मैंने वही लैपटॉप पे ही पढ़ा था। ओके, और बिल बढ़ेगा, जो भी होगा, व्हाटएवर इट इज। तो समय के हिसाब से आज हम बिना बिजली के सोचते नहीं हैं। तो वही सिचुएशन है कि अगर हम, लेकिन वो जो चेंज है, बिजली का जो चेंज है, उसको करीब 100-150, इसीलिए मैंने 200 साल पुराने पे लेके गया कि 200 साल में ये प्रोसेस आ गई कि आज हम ये सब बोलने लगे हैं, जैसे आप लकड़ी बोल रहे हो या गैस बोल रहे हो, वो सिचुएशन आ गई है। आज से 200 साल बाद या 100 साल बाद की सिचुएशन को सोचो कि जब आपके बराबर के आपके बच्चे होंगे, या तो अब ये तो मैंने बताया थर्मल वाला एप्लीकेशन। ओके, तो थर्मल के बहुत ही, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, दिल्ली का लाइफ स्टाइल है, मंडे टू सैटरडे, वो मंडे टू फ्राइडे तो यूज नहीं होता है, लेकिन सैटरडे यूज जरूर होता है। दाल चावल जो है वो उसी में बनता है। तो ठीक है, मेरे पास डिवाइस है, मैं आधा घंटा भी अगर गैस बचा लूँ तो क्या नुकसान है? सर सिंपल रहता है। अब मैं दूसरे हम बिजली बनाते हैं जिससे बिजली मिलती है, तो सर जो सूर्य की किरणों की इंटेंसिटी होती है वो सर वेरिएबल होती है, हमेशा सेम तो होती नहीं है। तो सर जो से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपके चल रहे हैं उनमें वोल्टेज की डिफ्लेक्शन हो सकता है, वो खराब भी हो सकते हैं। सर इस चीज़ को कैसे आप कंट्रोल करें? वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू दैट। फोटो क्या है? फोटो इज फोटोन, लाइट पार्टिकल। ओके, एंड वोल्टेज इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो फोटोवोल्टाइक फिनोमेना की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं।
लेकिन इफेक्टिवली इट्स फोटो करंट जो जनरेट होती है वो करंट जनरेट होती है। अब वो कैसे होती है थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए कि जो सोलर होती है वो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। जैसे आपकी बॉडी में है, अभी इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे तो उन्होंने बताया होगा और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी में जो बेसिक वो होता है, क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, सेल फिर मल्टीप्लाई होते हैं, सब कुछ होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक सोलर सेल है, ठीक है। अब सोलर सेल बनता कैसे है थोड़ा सा उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि सोलर सेल के लिए जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो मुझे चाहिए होता है वो चाहिए होती है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की जरूरत होती है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, तीन तरीके का होता है ना, एक तो गुड इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बात कर रहा हूँ, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, एंड उन दोनों के बीच लिथियम हो गया, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, कॉपर, इनको हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर हम पीछे को चले जाते हैं तो जो पीछे जो मटेरियल है अल्टीमेटली आर्गन, ईनन, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, वही होता है। तो अल्टीमेटली जो आपकी आउटर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स आपके ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में चल रहे हैं, ठीक है। पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, व्हाटएवर इट इज। आखिरी में स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी स्टेबल होगा, है ना। इसीलिए हम जो इनर्ट गैसेज बोलते हैं लास्ट में, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 4 होते हैं। अगर ये यहाँ 3 हो जाएंगे तो इट विल बी गुड कंडक्टर, ओके। अगर 2 हो जाएंगे तो और बेटर कंडक्टर हो जाएगा, 1 होगा तो और बेटर कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर ये है, 4 है। तो ये क्या करता है, कोवेलेंसी बनाता है। स्टेबल होने के लिए ये आपस में कोवेलेंट बनाएगा, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर के कोवेलेंट आपस में समझौता कर लेंगे कि भैया मिलजुल के रहना चाहिए, हमको झगड़ना नहीं चाहिए, तभी हम लोग अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोवेलेंट बनाता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि सोडियम जो है वो क्लोरीन से करेगा, वहां 7 है, यहाँ 1 है ना, इसीलिए आयोनाइजेशन की प्रोसेस है वहां। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो मेटल है, जो सेमीकंडक्टर मेटल है, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम मिलजुल के रहें, तो एक कोवैलेंसी बन रही है। लेकिन कभी कभी बीच में कुछ आ जाएगा, कोई डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आपने अब ये स्टेबल होने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, 2 बैंड्स की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका कंडक्शन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही अब ये स्टेबल हो गया आपस में, मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया, हीट दी या एनर्जी दी, तो क्या होगी, ये जो कंडक्शन बैंड में मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं